हेलो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं। आज हम नया टॉपिक पढ़ेंगे जो है अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है इसके बारे में जानना है। तो इसमें मान लीजिए कोई एक आवेश होता है, उसके चारों तरफ और आवेश होते हैं, तो उन्हें बहुसंख्यक रूप में मान सकते हैं, बहुलता रूप में मान सकते हैं। तो आप परिभाषा कह सकते हैं, मैंने यहाँ लिख रखा है, आप देख सकते हैं। बहुसंख्यक आवेशों के किसी निकाय में किसी एक आवेश पर लगने वाला परिणामी विद्युत बल निकाय में स्थित अन्य आवेशों द्वारा उस आवेश पर लगने वाले विद्युत बलों के सदिश योग के बराबर होता है। इसको आप फिगर बना के भी बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई आवेश है, इसे आप Q1 नाम दे दीजिए। इसी से कुछ दूरी पर एक दूसरा आवेश है जिसको आप नाम दे सकते हैं Q2। अब इसके कारण, क्योंकि ये भी Q2 है प्लस है, ये भी प्लस है Q1, तो यहाँ प्रतिकर्षण बल लगेगा। ऐसी अवस्था में यहाँ Q1 पर एक बल लगेगा जिसे आप F1 नाम दे देंगे, और Q2 आवेश के कारण जिस पे Q1 आवेश पर बल लगेगा इसको आप लिख देंगे F12। इसके ऊपर आप वेक्टर लगा देंगे सदिश राशि। ऐसे आप मान लीजिए और आवेश हैं Q3, ऐसे दिखा दीजिए Q3। तो इस आवेश के कारण, जो कि मान लीजिए कुछ दूरी पर है, इस आवेश के कारण इस पर बल लगेगा, लेकिन यहां भी बल लग रहा है, उससे आप नाम दे सकते हैं F1 वेक्टर। Q3 आवेश के कारण जो यहां बल लगेगा वो आपका हो जाएगा F13 वेक्टर। ऐसे आप Q1 आवेश ले, एक आवेश था, आवेशों की बहुलता है Q2 Q3, ऐसे डॉटेड मान लीजिए Qn आवेशों, Qn हम यहाँ दिखा दे रहे हैं, Qn आवेश है। तो यहाँ जो बल लगेगा वो बल होगा F1 वेक्टर Q1 आवेश पर, लेकिन Qn के कारण जो बल लगेगा Q1 आवेश पर उसे आप दिखा देंगे, यह आपका हो जाएगा इसे आप नाम दे देंगे F1 वेक्टर, और यहाँ n है तो यहाँ n हो जाएगा। इस तरह से आप आवेशों की बहुलता को समझ सकते हैं। यहाँ Q2 आवेश का Q1 से जो दूरी है या इसके सदिश आप दिखा सकते हैं, उसे आप मानेंगे। यहाँ आप Q2 देख रहे हैं, यहाँ Q1, मैंने इसको बताया पीछे भी, आप वहां ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आपका जो स्थिर सदिश दिखाएंगे वेक्टर रूप में, R वेक्टर 2 के कारण इस पे बल लगेगा, तो ये R21 वेक्टर। अगर आप यूनिट सदिश दिखा रहे हैं, वेक्टर दिखा रहे हैं, तो उसके लिए यहाँ कैप लगा सकते हैं। इसी प्रकार Q3 के लिए ये हो जाएगा R कैप 31। फिर इसी प्रकार n के लिए हो जाएगा R कैप n1। इस तरह से आप दो आवेशों के बीच एकांक सदिश को दिखा सकते हैं। इसकी दिशा होगी एकांक सदिश की Q2 से Q1 की तरफ, और जो Q1 पे बल लगेगा वो Q2 आवेश के कारण F12, 1 किसका है Q1 का, और 2 क्यों लिखे, Q2 का बल लग रहा है Q1। इसी प्रकार Q3 का हमने दिखाया F13, Qn का दिखाया F1n। इसी क्रम में आप दिखा सकते हैं यहाँ इसको Q2 पर, और Q1 के लिए जो स्थिर सदिश होगा वो R कैप 21 होगा।
दिशा क्या होगी, Q2 से Q1 की तरफ स्थित सदिश की। ऐसे Q3 के लिए R कैप 3 1 दिखा सकते हैं, दिशा क्या होगी, Q3 से Q1 की तरफ। Qn के लिए दिखा सकते हैं R कैप N1, दिशा क्या होगी, Qn से Q1 की तरफ, एकांक सदिश की, यूनिट वेक्टर की। अब इसके लिए हम लिख सकते हैं आवेश Q1 लीजिए, इन सभी आवेशों के कारण यहाँ परिभाषा में ध्यान दीजिए, आप देखिए बहुसंख्यक आवेशों के Q1 Q2 Q3 Qn डॉट डॉट ऐसे बहुसंख्यक आवेशों के किसी निकाय में किसी एक आवेश पर, ये Q1 आवेश है, किसी एक आवेश पर लगने वाला परिणामी बल यानी F12 F13 F1n सबको जोड़ लेंगे बल F के बराबर। तो परिणामी बल विद्युत बल निकाय में स्थित, इस संपूर्ण निकाय में स्थित अन्य आवेशों Q1 Q2 Q3 Qn कई आवेश दिए हैं, अन्य आवेशों द्वारा उस आवेश पर Q1 आवेश पर लगने वाले विद्युत बलों का क्या होता है, सदिश योग होता है। ठीक, बल एक सदिश राशि है, तो इसको आप सूत्र रूप में दिखा सकते हैं। यहां लिखेंगे आवेश Q1 पर परिणामी बल, आवेश Q1 पर सभी आवेशों का क्या परिणामी बल क्या निकलेगा, F वेक्टर बराबर F12 वेक्टर प्लस F13 वेक्टर प्लस F1 डॉट डॉट कर दीजिए, डॉट 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 प्लस F1 n वेक्टर। इस तरह से आप इसको दिखा सकते हैं। अब अगर इसको हम अलग अलग बल निकालें तो कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिए, F12 वेक्टर बराबर, आप कूलाम का नियम पढ़े हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। यहाँ ध्यान दीजिए ये Q1 है और ये क्या है, Q2 है, तो ये आपका हो जाएगा Q1 Q2 अपान, इसकी भी दूरी क्या है, R21 है, तो इसको आप लिख सकते हैं R21 स्क्वायर। एकांक सदिश रूप में दिखा सकते हैं R कैप 21। इसी प्रकार आप Q3 के लिए निकाल सकते हैं बल, कितना हो जाएगा, F13 वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q3 Q1 Q3, इसकी भी दूरी क्या होगा, R31 का स्क्वायर, और एकांक सदिश क्या है, R कैप 31। ऐसे आप और दिखा सकते हैं, डॉट 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 n आवेश के लिए आपका हो जाएगा F1n वेक्टर। यहाँ ध्यान दीजिए F1n वेक्टर, इसको निकाले, इसको ये आपका हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1, तो ये आपका हो जाएगा Q1, और यहाँ पर आवेश कितना है, Qn अपान Rn1 का स्क्वायर, और एकांक सदिश रूप में लिख सकते हैं R कैप N1। इस तरह से आप किसी एक आवेश पर बहुसंख्यक आवेश के कारण जो लगने वाला विद्युत बल था उसका सदिश योग का परिणाम यहाँ निकाल लिए। फिर बलों को अलग अलग दो आवेशों के कारण जो बल निकल रहे थे वो F12 F13 F1n ऐसे अन्य आवेशों के लिए बल निकाल लिए। अब इन सभी मानों को यहाँ पर रखेंगे तो आपका परिणामी बल Q1 आवेश पर प्राप्त हो जाएगा। तो वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा F वेक्टर बराबर F1 की वैल्यू, यहाँ F12 की वैल्यू ये इतना है, तो आप लिख देंगे ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 अपान R21 स्क्वायर, ये हो जाएगा R कैप 21।
प्लस ये F13 की वैल्यू रखिए यहाँ से, ये हो जाएगा 1/4πε0 इंटू Q1 Q3 पाई कितना हो जाएगा R31 स्क्वायर, और यूनिट वेक्टर R31 कैप प्लस डॉट 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 प्लस ये फोनियन वेक्टर का मान यहाँ से रखेंगे तो ये हो जाएगा 1/4πε0 इंटू Q1 QN अपान RN1 स्क्वायर, और कैप में दिखा देंगे RN1 कैप। यानी इस तरह से आप किसी आवेश पर आवेशों की बहुलता के कारण, आवेश Q1 है, इसके चारों तरफ अन्य आवेश हैं Q2 Q3 Q4 Q5 ऐसे Qn पद होता है। तो आवेशों की अधिकता के कारण किसी एक आवेश पर लगने वाले विद्युत बल के मान को आप इस सूत्र से निकाल सकते हैं। इतना नोट कीजिए, फिर आगे बताया जाता है। इसके बाद आपका अगला टॉपिक है वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में अंतर। इसको आपको जानना है कि अंतर क्या होता है। इसमें एक है वैद्युत बल, एक है गुरुत्वाकर्षण बल। पहली चीज कूलाम का नियम लिखेंगे, यह बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। दो आवेशों के मध्य इस तरह से बल ज्ञात किया जाता है इस सूत्र के द्वारा। दूसरा आप पढ़े क्लास 11 में, वहां पर हम गुरुत्वाकर्षण बल बताया गया होगा न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम में। वहां बताया गया होगा यह बराबर Gm1m2 अपान R स्क्वायर, यानी जो दो बिंदु के बीच बल लगता है वो ये होता है, यह बराबर Gm1m2 अपान R स्क्वायर। दूसरा आपका है आवेशों के मध्य लगने वाला बल, यानी वैद्युत बल क्या होता है, दो आवेशों के मध्य कार्य करता है। प्लस प्लस हो तो प्रतिकर्षण, प्लस माइनस हो तो आकर्षण। लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, सभी द्रव्यमान वाले पिंडों के बीच लगने वाला बल है। चाहे जो पिंड है सब कुछ भी द्रव्यमान हो तो उनके बीच लगने वाला बल क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है। तीसरा है आकर्षण और प्रतिकर्षण बल। मैंने बताया अगर सजातीय आवेश होंगे तो प्रतिकर्षण होगा, विजातीय होंगे तो आकर्षण बल लगेगा दो आवेशों के मध्य। इसी में गुरुत्वाकर्षण में तीसरा है केवल आकर्षण बल। इसमें गुरुत्वाकर्षण में केवल आकर्षण बल होता है, आकर्षित होंगे, क्योंकि द्रव्यमान क्या होता है, एक ही प्रकार का होता है। यहाँ प्लस माइनस दो तरह के बल नहीं लगेंगे, ठीक है, क्योंकि जो आपका यम होता है द्रव्यमान मास, वो क्या होता है, एक ही प्रकार का होता है। वहां पर आपका प्लस माइनस नहीं होता है। चौथा क्या है, ये माध्यम पर निर्भर करता है। वैद्युत बल क्या होता है, कैसा माध्यम लिया गया उस पर निर्भर करता है। निर्वात है, वायु है, कि वहां पर कुछ कांच, मोम, तेल, कैसा माध्यम बनाया गया भर के, वहां दो चार्ज है आवेश उसके बीच में। इसके बाद जबकि माध्यम पर निर्भर नहीं करता, जो आपका गुरुत्वाकर्षण बल होता है ये कैसा भी माध्यम उस पर निर्भर नहीं करता। पांचवा इसमें क्या है, दो प्रोटॉनों के मध्य लगने वाला जो वैद्युत बल होता है, दो प्रोटॉन है पॉजिटिव चार्ज हैं तो उनके मध्य लगने वाला वैद्युत बल जो होता है वो गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में 10⁻36 गुना क्या होता है, अधिक होता है, बड़ा होता है। जबकि गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, किसके लिए, दो कौन से चार्ज है, प्लस चार्ज है, उनके लिए क्या होता है, अत्यंत क्षीण होता है। अगला टॉपिक आपका है इसमें छठा, दो आपके चार्ज हैं माइनस चार्ज हैं तो उनके मध्य जो वैद्युत बल लगेगा वो इसकी तुलना में गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में वो क्या होगा, 10 की घाते कितना गुना, 43 10 to the power 43 गुना क्या होगा, अधिक होता है। दोबारा ध्यान दीजिए, दो माइनस चार्ज हो, इलेक्ट्रॉन हो
तो उनके मध्य जो वैद्युत बल कार्य करता है वो गुरुत्वाकर्षण बल से कितना गुना, इसकी तुलना में कितना गुना, 10⁻43 गुना अधिक होता है। जबकि गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, यह अत्यंत क्षीण होता है। किसके लिए, 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए। तो इसको आप नोट कर लीजिए, अंतर आप याद कर लीजिएगा वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में। हमारा अगला टॉपिक है विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आपको बताना है ये क्या होता है। चलिए पहले देखते हैं वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। इसके लिए मान लीजिए कोई आवेश है प्लस क्यू, इसके चारों तरफ जहां तक इस आवेश का प्रभाव, उस क्षेत्र तक जहां तक इस आवेश का प्रभाव दिखाई दे, या ये आवेश ऐसे कोई अन्य आवेश हो, उसको क्या करे, उस पर बल लगाए। तो उसको हम मान सकते हैं परीक्षण आवेश देते हैं प्लस Q0। तो इसे बल लगाएगा, मान लीजिए इस बिंदु पर रखा गया है, तो प्लस प्लस दोनों चार्ज है, प्रतिकर्षण होगा, बल दिशा किस तरफ होगी, बाहर की तरफ। और ये आपका बल क्या होगा, बाहर तरफ होगी। तो आप इस फिगर से परिभाषा कैसे बताएंगे, ध्यान दीजिए। आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां कोई अन्य आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। दोबारा ध्यान दीजिए, फिगर में मैंने कैसे बताया परिभाषा। मैंने कहा मान लीजिए कोई आवेश आप ले रहे हैं, वो आवेश आपका प्लस क्यू है, और इस प्लस क्यू का बल कोई ऐसा क्षेत्र हो, ऐसी एरिया हो कि जहां तक प्रभावशाली हो। तो मान लीजिए इस प्लस क्यू से कुछ दूरी पर कोई बिंदु है, वहां पर कोई परीक्षण आवेश Q0 रखा गया है। अब हम देखेंगे कि हाँ बल लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो इसके लिए परिभाषा हम क्या देंगे, किसी आवेश या आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां कोई अन्य आवेश या परीक्षण आवेश भी कह सकते हैं, परीक्षण आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे, क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ये आप इस परिभाषा को याद कर लेंगे, नोट कर लेंगे। अब चलिए ध्यान दीजिए, जिस तरफ वैद्युत बल लगेगा वही दिशा, उसी दिशा की तरफ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी कार्य करेगी। ई को क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई को। अब देखिए वैद्युत क्षेत्र तीव्रता की परिभाषा क्या बताएंगे, ई वेक्टर बराबर एफ वेक्टर अपॉन Q0। यहां परिभाषा ध्यान दीजिएगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या होगा, Q0 बराबर 1 मान लीजिए, शुद्ध से परिभाषा बताया जा रहा है। एकांक धन परीक्षण आवेश पर, एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई कहते हैं। ऐसे भी कह सकते हैं कि बल और परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अब बल की विमा, यहां अगर आप विमा निकालना चाहें, देखिए कैसे निकाल सकते हैं, डायमेंशन कैसे निकालेंगे, विमा ध्यान दीजिए, विमा कैसे निकालेंगे, बल बराबर आप जानते हैं द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है।
बल क्या होता है? द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो द्रव्यमान का यम होता है, यहाँ बता दे रहे हैं, पीछे बता भी गया होगा लेकिन दोबारा बता दे रहे हैं। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। द्रव्यमान को यम से रिप्रेजेंट करते हैं, बीमा के लिए। त्वरण कैसे निकालेंगे? आपको परिभाषा बताया गया है। त्वरण किससे कहते हैं? पहले आप वेग जानिए। स्थित परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। मान लीजिए b बराबर s/t है, मेरा मार्कर मान लीजिए यहाँ पर है, इसको यहां से लेकर हम इधर ले आए तो इसकी स्थिति परिवर्तन हुआ ना। तो अगर ये यहां से यहां तक पहुंचेगा कुछ समय भी लगेगा। तो स्थिति को मान लीजिए ये कुछ दूरी तय किया, लंबाई l से दिखा दे, समय को t से, t ऊपर जाएगा, नीचे प्लस चार्ज है, ऊपर माइनस हो जाएगा, तो ये आपको हो जाएगा LT इनवर्स। त्वरण निकालना हो तो त्वरण के लिए A बराबर B/t, वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। तो वेग का विमा आप निकाल चुके हैं, LT-1, और समय का कितना हो जाएगा? t। ये प्लस है, ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो आपकी विमा जो आ जाएगी त्वरण की, वो कितना हो जाएगा? LT-1 था, ऊपर ये क्या t इनवर्स हो जाएगा, तो एक इनवर्स पहले से एक इनवर्स बाद में, तो ये हो जाएगा -2, तो ये हो जाएगा LT-2। तो बल की विमा कितनी निकल आएगी? निकल के आएगी MLT-2। तो यहाँ विमा हम निकाल सकते हैं MLT-2। अब चलिए ध्यान दीजिए, इधर हम कर दे रहे हैं, यहाँ ध्यान दीजिए ग्राफ में। Q बराबर होता है IT, I का होता है एम्पियर मात्रा, दिखाते हैं A से, बीमा निकाल देंगे भी, तो ये A हो गया। समय का T होता है, तो आवेश का कितना हो जाएगा? AT हो जाएगा। A और T ऊपर जाएंगे, प्लस है तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो यह आपको हो जाएगा MLT-2 A इनवर्स T इनवर्स। इसको सॉल्व कर लेंगे तो यह आ जाएगा MLT इनवर्स T-2, तो ये आपका हो जाएगा T की पावर -3 और A के ऊपर -1 इनवर्स। ये बीमा निकल आई। मात्रक आप निकाल सकते हैं, इसका मात्रक कितना हो जाएगा? बल का मात्रक न्यूटन होता है, अब इसका मात्रक कूलाम होता है एमकेस पद्धति में। ये इतना आपका हो गया। इस तरह वैद्युत क्षेत्र तीव्रता को तैयार कर सकते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बताया जाएगा। अब मान लीजिए किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर कोई आवेश हो, उससे कोई दूरी पर कोई अन्य बिंदु हो, उस पर कोई आवेश रखा हो, तो उसके कारण वैद्युत क्षेत्र तीव्रता कैसे निकालेंगे? आइए ध्यान दीजिए, सामने देखिए। इसके लिए हम क्या करते हैं, मान लीजिए ये कोई बिंदु है ए पर एक आवेश है जिसका नाम है +Q। इससे r दूरी पर एक और आवेश है, इस दूरी को P मान सकते हैं। P पर एक परीक्षण आवेश रखा है Q0, तो +Q आवेश जो A पर रखा है, इसके कारण r दूरी पर स्थित एक बिंदु P है, उस पर +Q0 आवेश जो है लगने वाले बल के मान को निकालना है, या बल का मान निकाल चुके हैं। मान लीजिए बल का मान कुछ आ जाएगा, इसके आधार पर आपको तीव्रता निकालना पड़ेगा कि वैद्युत क्षेत्र तीव्रता कितनी होती है। चलिए ध्यान दीजिए। अब +Q आवेश के कारण जो बिंदु P पर परीक्षण आवेश Q0 रखा है, इस पर बल लगेगा F लगेगा, और इसी की दिशा में जो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता होगी वो आपकी हो जाएगी E वेक्टर, यह भी सदिश राशि है। अब देखिए कैसे निकालते हैं, ध्यान दीजिए। यह हम लिखेंगे +Q
आवेश के कारण प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर स्थित आवेश Q0 पर लगने वाला बल, इस सूत्र को आप लिख दें, कौन सा बल लगेगा, यह बराबर 1/4πε0 इतना आपका होगा इंटू Q और Q0 है, Q0 बटे r²। इसके बाद क्या करेंगे, इसकी दिशा क्या होगी, A से P की तरफ, A से P की तरफ होगी दिशा लगने वाले बल की, A से P की तरफ। क्यों, प्लस क्यों आवेश के कारण बिंदु P पर जो परीक्षा आवेश Q जो रखा है उस पर लगने वाला बल क्या होगा, दिशा A से P की तरफ, इस तरफ। तो इस पे हम निकालेंगे, अब बल का मान आपको पता हो गया है। अब आप एक सूत्र अभी सिद्ध किए थे, E बराबर F/Q0, तो हम जानते हैं सिंस E बराबर कितना होता है, F/Q0 होता है। F के मान को यहाँ रख दीजिए तो तीव्रतक पदों में सूत्र आ जाएगा, तो ये हो जाएगा E इक्वल, F की वैल्यू है 1/4πε0 Q0/r², यह 1 छिपा था बाई Q0 है, तो 1/Q0, Q0 कैंसिल हो गया, तो आपका फार्मूला आ जाएगा E बराबर 1/4πε0 Q/r²। ये इतना आपका फार्मूला तीव्रता के लिए आ जाएगा। किसी आवेश के कारण उससे कुछ दूरी पर एक अन्य बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल की सहायता से उस पर लगने वाले वैद्युत तीव्रता को आप इस तरह से निकाल सकते हैं। ये फार्मूला आप नोट कर लें। इसकी भी दिशा क्या होगी, यहाँ लिख दीजिएगा, A से P की तरफ।